गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने जो है क्लास +2 सब्जेक्ट हिस्ट्री और चैप्टर फर्स्ट के जो है कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। पहले भी जो है आपको चैप्टर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ध्यान से सुनिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग गोमेद, फिरोजा, लाल पत्थर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी जैसे पत्थरों के अति सुंदर मनके बनाते थे। यानी कि जो मैंने पत्थरों के नाम बताए हैं उनके जो है बहुत ही बढ़िया किस्म के मनके बनाते थे। मनके व उनकी मालाएं बनाने में तांबा, कांस्य और सोने जैसी धातुओं का भी प्रयोग किया जाता था। तो मतलब इन धातुओं का भी मनके बनाने में प्रयोग किया जाता था, जैसे सोना है, आपका तांबा है, कांस्य है, यानी इन धातुओं का भी प्रयोग किया जाता था। शंख, फायांस, टेराकोटा या पक्की मिट्टी से बने मनके बनाए जाते थे। यानी इनके भी जो है मनके बनाए जाते थे। इन्हें अनेक आकारों के अंदर जो है, ढांचों के अंदर जो है ढाला जाता था, जैसे चक्राकार, चक्कर के आकार के, गोलाकार, बिल्कुल गोलाई के अंदर, बेलनाकार, बेलन के आकार के, इस तरह से जो है इनको आकार दिया जाता था। कुछ मनके अलग अलग पत्थरों को जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ मनके जो है मनिये जो है अलग अलग पत्थरों को जोड़ के भी जो है बनाए जाते थे। पत्थर के ऊपर सोने के टॉप वाले सुंदर मनके भी बनाए जाते थे और जो पत्थर के बनिए बना दिए हैं उसके ऊपर जो है साइडों के अंदर सोने के टॉप भी लगाए जाते थे। इस तरह के मनके भी जो है बनाए जाते थे। बनाने की प्रक्रिया देखिए, मनके भिन्न भिन्न प्रक्रिया से बनाए जाते थे, अलग अलग तरीके से बनाए जाते थे। वस्तुतः यह प्रक्रिया पदार्थ के अनुसार होती थी और यह बनाने की प्रक्रिया जो है पदार्थ के अनुसार होती थी। जैसे सेलखड़ी जैसे मुलायम पत्थर के मनके सरलता से बन जाते थे। सेलखड़ी जो पत्थर है वो बहुत ही मुलायम है और उसके मनके जो है आसानी से बन जाते थे, ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी और यह सबसे ज्यादा संख्या में पाए गए हैं। और ये हड़प्पा सभ्यता के अंदर ये मनके जो है अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं। सेलखड़ी के चूर्ण से लेप तैयार कर उसे साँचे में डालकर अनेक आकारों के मनके तैयार किए जाते थे। सेलखड़ी जो है पत्थर है उसका चूर्ण बना लिया जाता था, उसको जो है लेप बना लिया जाता था। उसके बाद जो है विभिन्न तरह के ढांचे जो होते थे मनके बनाने के उनके अंदर डाल दिया जाता था और विभिन्न आकार के मनके जो है तैयार हो जाते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके बनाने की कला अभी भी पुरातत्व वेदाओं के लिए जो है पहली बनी हुई है। जो आपके सेलखड़ी के मनके बनाए जाते थे, बिल्कुल छोटे बारीक मनके बनाए जाते थे, वे आज भी जो है जो पुरातत्व वेदा हैं यानी पुरानी चीजों की जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए ये एक पहले बनी हुई है कि ये इतने छोटे मनके जो है किस तरह से बनाए जाते थे। उसके बाद है कठोर पत्थरों के मनके, यानी जो सख्त पत्थर होते थे उनके मनके बनाने की प्रक्रिया कठिन थी। यानी कठोर पत्थर के जो मनके बनाने की जो प्रक्रिया थी कठोर थी। उदाहरण के लिए पुरातत्वविदों का विचार है कि लाल इंद्र गोपमणि एक जटिल प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती थी। तो जो लाल इंद्र गोपमणि का मनका है वो जो है उसकी बनाने की विधि जो है बहुत कठोर थी। इसे पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। तो इसके बनाने की जो है कई चरणों में होकर जो है ये मनका तैयार होता था। इसको आग में भी पकाया जाता था। कठोर पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था। मनके बनाने के लिए जो कठोर पत्थरों ने पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता था, आरी से काटकर आयताकार रूप में बदला जाता था। फिर इनको आरी से काटकर जो आयताकार बनाया जाता था, उनको जो है बेलनाकार रूप दिया जाता था और बाद में जो है उसके ऊपर पॉलिश की जाती थी। यानी कि इतनी सारी प्रक्रिया होने के बाद में जो है उसके बाद में भी जो है बरने के माध्यम से, यानी छिद्र करने वाला उपकरण बर्मा कहलाता है, उस बर्मे के माध्यम से जो है उसके अंदर छेद किया जाता था। मनकों में छेद करने के ऐसे उपकरण चुहंदड़ो, लोथल, धोलावीरा जैसे स्थानों से प्राप्त हुई है।
यानी मनकों के अंदर जो तैयार हो गए हैं मन के, उनके अंदर जो है छेद करने के लिए जो बर्मे होते हैं वो जो है चौंदड़ों से प्राप्त हुए हैं, लोथल से प्राप्त हुए हैं और धोलावीरा स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से जो है यह मन के बनाने की प्रक्रिया थी, विधि थी। इसके बाद देखिए आपका मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन करना है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, नगर की जो है नगर बनाने की जो विशेषता थी वो उसकी सबसे महत्वपूर्ण थी। इसका संबंध विकसित हड़प्पा अवस्था से था और इसे जो है एक विकसित हड़प्पा सभ्यता माना गया है। नगरों में सड़कें और गलियां एक योजना के अनुसार बनाई जाती थी। जो नगर होते थे उनके अंदर जो सड़कें बनी हुई थी, जो नालियां बनी हुई थी, वो एक प्लानिंग के अनुसार बनी हुई होती थी। मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाते थे और जो मुख्य सड़कें थी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जाती थी। अन्य सड़कें और गलियां मुख्य मार्ग को समकोण पर काटती थी और दूसरी जो गलियां हैं वे जो है मुख्य मार्ग के अंदर मिल जाती थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन तथा अन्य छोटे नगरों में नगर योजना प्रणाली में काफी समानताएं देखने को मिलती है। तो जैसे मोहनजोदड़ो है, कालीबंगन है, हड़प्पा है, इनके अंदर जो है सभी क्षेत्रों के अंदर नगर योजना लगभग समान थी, उनकी जो समानता मिलती जुलती है। मोहनजोदड़ो नगर में व्यापक खुदाई हुई। तो मोहनजोदड़ो के अंदर जो है बहुत ज्यादा खुदाई की गई है। इससे इस नगर की विशेषताओं की जानकारी मिलती है। इससे जो है हड़प्पा सभ्यता की मोहनजोदड़ो के अंदर जो विशेषताएं हैं उनकी जानकारी मिलती है। इन विशेषताओं से हम अन्य नगरों की विशेषताओं का भी पता लगा सकते हैं। तो जो मोहनजोदड़ो के अंदर जो नगरों की नालियों की गलियों की जो विशेषताएं मिली हैं उससे हम दूसरे जैसे हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगन है, उनकी विशेषताओं को भी आसानी समझ सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताएं। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहरी केंद्र माना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। इस सभ्यता की नगर योजना, गृह निर्माण, मुद्रा, मोहरे आदि की अधिकांश जानकारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे आपकी इसमें नगर योजनाएं, गृह निर्माण, मुद्रा, मोहरे, इन सब की जानकारी जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले नगर दुर्ग। यह नगर दो भागों में बटा होता था। तो नगर दुर्ग को जो है दो भागों में बांटा जाता था। एक भाग में ईंट से बनाए गए ऊंचे चबूतरे पर स्थित बस्ती है। तो एक भाग के अंदर जो है ऊंचाई पर जो बस्तियां बसाई हुई होती थी, इसके चारों ओर ईंट से बना परकोटा होता था। इसके चारों तरफ जो है ईंटों से बना हुआ एक परकोटा होता था या किला होता था, जिसे नगर दुर्ग कहा जाता था और इस सारे एरिया को नगर दुर्ग का नाम दिया जाता था। नगर दुर्ग का क्षेत्रफल निचले नगर से कम था और इसका क्षेत्रफल जो है नीचे वाले जो नगर है, नीचे की जो बस्ती है उससे कम होता था। इसमें पकाई ईंटों से बने अनेक बड़े भवन पाए जाते थे। यानी कि जो ऊपर वाला दुर्ग था उसके अंदर पक्की ईंटों से बने हुए बहुत से दुर्ग होते थे, भवन होते थे। दुर्ग क्षेत्र में शासक वर्ग के लोग रहते थे। ऐसा विश्वास किया जाता था कि जो ऊपर वाला जो दुर्ग था उसके अंदर राजा महाराजा लोग रहते थे। निचले दुर्ग के चारों ओर भी दीवार थी और नीचे का जो एरिया होता था, जो बस्ती होती थी या नगर होता था, उसके चारों तरफ भी दीवार होती थी। इस क्षेत्र में भी कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था। नीचे वाले दुर्ग के अंदर भी जो है कई अमीर लोगों के जो मकान होते थे वो जो ऊंचे ऊंचे चबूतरों पर बने हुए होते थे। ये चबूतरे भवनों की आधारशिला का काम करते थे और ये जो है मकान की आधारशिला का काम करते थे। दुर्ग क्षेत्र के निर्माण तथा निचले दुर्ग में चबूतरे के निर्माण के लिए विशाल संख्या में श्रमिकों को लगाया जाता था। यानी ऊपर वाला दुर्ग बनाने में, उसके अंदर मकान बनाने में, नीचे वाला जो बस्ती है उसके अंदर ऊंचे चबूतरे पर मकान बनाया जब जाता था तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती थी, बहुत ज्यादा श्रमिक इसमें लगाए जाते थे। इसके बाद है प्लेटफॉर्म। इस नगर की यह भी विशेषता रही होगी कि पहले प्लेटफॉर्म या चबूतरे का निर्माण किया जाता था। तो इसकी विशेषता यह भी थी कि पहले जो है चबूतरा बना लिया जाता था तथा बाद में इस सीमित क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता था। उसके बाद जो है इस एरिया के अंदर ही जो है मकान या भवन का निर्माण किया जाता था। इसका अभिप्राय है कि पहले योजना बनाई जाती होगी तथा बाद में उसे योजना अनुसार काल लागू किया जाता होगा। इसका मतलब यह है कि पहले प्लानिंग बनाई जाती थी, उसके बाद जो उसको मतलब
वो दिया जाता था, कार्य रूप दिया जाता था। नगर की पूर्व योजना का पता ईंटों से भी पता चलता है। तो नगर जो योजना के अनुसार बनाए जाते थे, इसका हमें जो है वहां पर प्राप्त ईंट जो मिले उससे भी, या जो ईंटें हैं जिनसे भवन बनाए जाते थे उससे भी पता चलता है। यह ईंटें पकाई हुई तथा धूप में सुखाई होती थी। ये पक्की ईंटें होती थी, धूप में सुखाई हुई ईंटें होती थी। इनका मानक 1.2 या 2.4 होता था, यानी कि एक मानक के अनुसार बनाई जाती थी। इसी मानक आकार की ईंटें हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों में भी प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार की ईंटें जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी मिली है। गृह स्थापत्य, मोहनजोदड़ो से उपलब्ध आवासीय भवनों के नमूने से सभ्यता के गृह स्थापत्य का भी पता चलता है कि वहां पर जो है किस किस प्रकार के घर बनाए जाते थे। घरों की बनावट में समानता पाई जाती थी। घरों की बनावट के अंदर जो है समानता मिलती थी। ज्यादातर घर में आंगन होता था। हर घर के अंदर जो आंगन होता था, इसके चारों तरफ कमरे बने होते थे और इसके चारों तरफ जो है कमरे बने होते थे। ऐसा लगता था कि आंगन परिवार की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। ऐसा माना जाता कि जो आंगन होता था उसके अंदर परिवार के सदस्य मुख्य गतिविधियां करते थे। उदाहरण के लिए गर्म और शुष्क मौसम में आंगन में खाना पकाने व काटने का कार्य किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि गर्मी के दिनों में जो है आंगन के अंदर भोजन पकाया जाता था और सूत की कताई की जाती थी। इसके साथ साथ कई कई जो बड़े बड़े घर होते थे उनके अंदर कई कई कमरे होते थे। रसोई घर, शौचालय, स्नान घर इत्यादि जो है मिलते थे। कई मकान तो 2 मंजिल के तथा ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी। वहां पर जो है मोहनजोदड़ो के अंदर कई मकान तो 2-2 मंजिल के भी होते थे और दूसरी जगह यानी ऊपर जाने के लिए, ऊपर वाली बिल्डिंग में जाने के लिए जो है सीढ़ियां बनाई हुई होती थी। मोहनजोदड़ो में प्राय सभी घरों में कुएं होते थे। ऐसा माना जाता कि मोहनजोदड़ो के अंदर जो है घर के अंदर कुएं पाए जाते थे। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो नगर में लगभग 700 कुएं हैं। तो ऐसा माना जाता है विद्वानों के द्वारा कि मोहनजोदड़ो के अंदर 700 कुएं मिले हैं। इसके बाद है दुर्ग क्षेत्र में भवन। हमने जाना कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगन जैसे नगर 2 भागों में बटे हुए थे। तो ये नगर जो है लगभग 2 भागों में बटे हुए थे। एक भाग कच्ची ईंट से बने ऊंचे चबूतरे पर बना होता था। एक भाग जो है मतलब आपका ऊंचे चबूतरे पर बना होता था तथा इसके चारों ओर मोटी दीवार होती थी और इसके चारों तरफ जो है मोटी आकार की दीवार होती थी। इसे दुर्ग कहा जाता था। इस एरिया को जो है दुर्ग का नाम दिया जाता था। मोहनजोदड़ो दुर्ग क्षेत्र में सार्वजनिक महत्व अनेक भवनों के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो के अंदर जो है इस प्रकार के मकानों के बहुत से अवशेष मिले हैं। उसके बाद है विशाल स्नानागार। यह मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था। तो यह मोहनजोदड़ो का बहुत ही महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था। यह ईंटों के स्थापत्य का सुंदर नमूना था और जो है यह ईंटों से बना हुआ था। आयताकार था। यह स्नानागार 11.8 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.45 मीटर गहरा था। यानी कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई इतनी थी। इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई थी। उत्तर भाग में, दक्षिण भाग के अंदर सीढ़ियां बनी हुई थी। यह सीढ़ियां स्नानागार के तल तक जाती थी। यह नीचे तक जाती थी। सीढ़ियां मतलब नीचे तक जाती थी। यह स्नानागार पक्की ईंटों से बना हुआ था और यह पक्की ईंटों से बना हुआ था। इसे बनाने में चूने का प्रयोग किया जाता था। जैसे आजकल सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह प्राचीन समय के अंदर हड़प्पा सभ्यता के अंदर चूने का प्रयोग किया जाता था। उसको बनाने में चूने का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही कुआं तथा इसे पानी भरा जाता है। इसके साथ में कुआं लगता था। इस कुएं के माध्यम से उसके अंदर पानी डाला जाता था और साफ करने के लिए इसके जो है नालियां भी थी। यानी कि इस जो स्नानागार को साफ करने के लिए नीचे नालियां बनाई हुई थी, जो उसका पानी जो है गंदा पानी बाहर निकाला जा सके। विद्वानों का मानना है कि स्नानागार और भवन का प्रयोग धार्मिक समारोह के लिए किया जाता था। ऐसा माना जाता है, यानी विद्वान ऐसा मानते हैं कि इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। विशाल भवन। विशाल स्नानागार के समीप एक विशाल इमारत के अवशेष मिले। बहुत बड़ी इमारत के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यह भवन 69 मीटर लंबा और 23.5 मीटर चौड़े आकार का मिला है। इसके बारे में अनुमान है कि यह किसी पुरोहित का निवास स्थान रहा होगा। तो ऐसा माना जाता है कि यह किसी एक पुरोहित का, बड़े उच्च अधिकारी का जो है निवास स्थान रहा होगा। अनागार। मोहनजोदड़ो में स्नानागार के साथ एक विशाल
अनागार भी मिला है। अनागार यानी कि अनाज रखने का स्थान। इस अनागार में ईंटों से निर्मित 27 खंड है, यानी कि इसके अंदर 27 भाग हैं। इन खंडों में प्रकाश के लिए आड़े तिरछे रोशनदान बने हुए हैं। इनके अंदर प्रकाश जा सके उसके लिए जो है रोशनदान लगाए हुए हैं। हड़प्पा में भी इसी प्रकार का अनागार मिला है और हड़प्पा के अंदर भी मोहनजोदड़ो की तरह का एक अनागार मिला है। इस भवन का आकार 50 गुणा 40 मीटर है, यानी 50 मीटर लंबा 40 मीटर चौड़ा आकार है। इस भवन के बीच में 7 मीटर चौड़ा गलियारा है और इसके बीच में जो है 7 मीटर रास्ता है जिसमें अनाज, कपास तथा व्यापारिक वस्तुओं का भंडारण किया जाता था और इस अनागार के अंदर जो बहुत सी चीजों को रखा जाता था। सड़कें और गलियां, जैसा हमने बताया कि सड़कें और गलियां सीधी होती थी, जैसे कि पहले भी बताया जा चुका कि मोहनजोदड़ो के अंदर गलियां हैं, सड़कें सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और एक दूसरे से आपस में मिलती थी। मोहनजोदड़ो में निचले नगर में मुख्य सड़क 10.5 मीटर चौड़ी होती थी। मोहनजोदड़ो का जो सड़क की चौड़ाई बताई गई है 10.5 मीटर चौड़ी थी। मेन सड़क, इसे जो है मेन सड़क कहा जाता था, मुख्य सड़क कहा जाता था। अन्य सड़कें 3.6 से 4 मीटर तक चौड़ी होती थी और दूसरी सड़कें जो है लगभग 4 मीटर तक की चौड़ी होती थी। गलियां एवं गलियारे 1.2 मीटर यानी 4 फुट या इससे अधिक चौड़े होते थे। घरों के बनाने से पहले ही सड़कों व नालियों के लिए स्थान छोड़ दिया जाता है, यानी कि मकान बाद में बनाया जाता था, पहले नालियां सड़कें बना दी जाती थी, यानी एक प्लानिंग के अनुसार सारा कार्य किया जाता था। नालियों की व्यवस्था, मोहनजोदड़ो नगर में नालियों का निर्माण भी बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता था। जो नालियां बनाई जाती थी वे भी जो है सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। ऐसा लगता कि नालियां तथा गलियों की संरचना पहले की गई थी और ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि मकान बनाने से पहले नालियां और गलियां बना ली जाती थी तथा बाद में घरों का निर्माण किया जाता था और बाद में ये नालियां और गलियां बनने के बाद मकान बनाए जाते थे। प्रत्येक घर के गंदे पानी की निकासी पाइप से होती थी। हर घर का जो गंदा पानी होता था उसको बाहर निकालने के लिए पक्की ईंटों का पाइप बना होता था जो सड़क गली की नाली से जुड़ा होता था और वो जो है गली की नाली के साथ जुड़ा हुआ होता था। जल निकासी की प्रणाली बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, यानी कि घरों से गंदा पानी निकालने की जो प्रक्रिया थी केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यह कई छोटी बस्तियों में भी दिखाई पड़ती है। बल्कि कई छोटे छोटे जो बस्तियां थी वहां पर भी जो है नालियों की, गलियों की व्यवस्था अच्छी दिखाई देती थी। तो बच्चों आज आपको जो है 2 क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं और इनमें जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण है। ये आपने याद करने हैं और लिखने भी हैं और ये जो सेकंड क्वेश्चन समझा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।